हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल के दिन एक साथ क्लोज होने वाले हैं पांच पांच आईपीओ। बट क्या पांचों ही आईपीओ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या फिर हम कहें कि हमारे पास जितना पैसा है हमें 7 आईपीओ में प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज जितना भी हमारे पास पैसा होने वाला है हमें उन्हें 5 आईपीओ में नहीं 7 आईपीओ में इक्वली यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या सिनेरियो होने वाला उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और क्या रहेगी रैंकिंग इन्हीं 7 आईपीओ में और क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन उसे भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी और कैसी रहेगी कल के दिन मार्केट की नीयत उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआईएस ने 325 करोड़ की सेलिंग करी है और वहां पर एफआईआई ने 415 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है। अब अगर हम सीधा आईपीओ पर चलते हैं तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो कल के दिन आईपीओ क्लोज होने वाले हैं वो होने वाले हैं आसान लोन्स, डीडब्ल्यू पाइपिंग, जेम इन्वायरो, डरलेक्स टॉप एंड फैल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट। मतलब कि 5 आईपीओ तो क्लोज होने वाले हैं। बट क्योंकि अगले दिन मार्केट यानी कि फ्राइडे के बाद सीधा मार्केट खुलेगी मंडे को, यानी कि मंडे के दिन 2 आईपीओ फिर से क्लोज होने वाले हैं, इन न्यूट्रिका एंड विनी इमिग्रेशन। तो ये हमारे पास टोटल 7 आईपीओ हो चुके हैं और हमारे पास जितना भी पैसा होने वाला है वो हमें इन 7 आईपीओ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जितने पैसा हमने सातों में इक्वल इक्वल बांट दिया। मतलब कि हमें हमारे सारे पैसे को इन 7 आईपीओ में कौन कौन से आईपीओ हमें लगाने चाहिए उनमें देखना पड़ेगा। बिकॉज जितना भी पैसा हमारा इन 7 में आईपीओ में ब्लॉक होगा वो पैसा इन 7 के अलावा लेट्स से हमने कोई पैसा जेम इन्वायरो में ब्लॉक कर दिया तो वो पैसा विनी इमिग्रेशन या ई न्यूट्रिका में यूज नहीं हो पाएगा। हमारे पास वो पैसा फ्री होगा नेक्स्ट आईपीओ के लिए जैसे कि मेडिकामेंट, शिवालिक पावर। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमें तो हर आईपीओ अप्लाई करना है, एक एक लोड की एग्जांपल लेके चलते हैं आपको समझ में लगेगा कि लेट्स से कि मुझे हर आईपीओ अप्लाई करना है तो मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं सिंपली स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लेके चलूं, आप बिग एचएनआई भी लेके चल सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप रिटेल कैटेगरी भी लेके चल सकते हो। मैं एक बार के लिए मीडियम लेके चल रहा हूँ, बाकी आप खुद अपना नोटबुक उठाइएगा, आपको वहां पर खुद से बनाना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। लेट्स से आसान लोन और डीडब्ल्यू पाइपिंग में दोनों एचएनआई में अप्लाई कर रहा हूँ स्मॉल कैटेगरी में। तो वहां पर नॉर्मली 2 लाख यानी कि 4 लाख रुपया मुझे चाहिए। हालांकि 4 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होगा बट हम एक राउंड ऑफ में लेके चलते हैं। आप एग्जैक्ट फिगर्स लेके चल सकते हो, आप वहां पर इनकी आईपीओ की डिटेल्स में चेकआउट कर लीजिएगा या फिर हमारी रिव्यू वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो 5 एसएमई आईपीओ है, मैं पांचों एसएमई आईपीओ में इक्वली एक ही अमाउंट लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख की। हालांकि ज्यादा ली है कम हो जाएगी बट जैसे कि हमने यहाँ पर कम ले ली ज्यादा लगेगी तो वहां पर हम सिर्फ एक रफ आइडिया सा ले रहे हैं। तो 5 आईपीओ हो चुके हैं तो 1.5 इंटू 5 7.5 लाख। मतलब कि हमारे पास अगर 7 और 4 11.5 लाख रुपया है तो हम हर आईपीओ में एक एक लोट अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट से। अगर हमें हमारी फैमिली के अकाउंट से भी करना है तो उसी तरीके से हमारी अमाउंट भी इंक्रीज होती रहेगी। अब हमने 11.5 लाख रुपया अगर हमारे पास है तो हम इन सभी आईपीओ का एक एक लोट अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या सभी आईपीओ अप्लाई करने जरूरी है? वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट प्रिपेयर करके ही अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। बट अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो मेरे लिए जो सबसे पहली रैंकिंग पर आईपीओ आने वाला है वो होने वाला है जेम इन्वायरो। एसएमई और मेनलाइन को मैं एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड रैंकिंग पर जो मेरे पास आईपीओ आएगा वो आएगा ई न्यूट्रिका का। मैं ये जीएमपी के बेस पर नहीं, साथ ही साथ कंपनी के काम को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड कर रहा हूँ। थर्ड पर आएगा डी डबल ई पाइपिंग का मेनलाइन आईपीओ। फोर्थ पर आएगा मेरे लिए विनी इमिग्रेशन का, जो मेरी पर्सनल स्टडी कहती है। विनी इमिग्रेशन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जहां पर जिस तरीके का ये काम होने वाला है वो काम को अगर मैं पर्सनली जब स्टडी करता हूँ किस तरीके से लोग पागल हो रहे हैं बाहर जाने को कि हमें तो इंडिया में रहना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ बाहर ही जाना है, वहीं पर ही हमने स्टडी वीजा लगा के काम भी करना है, जब वहां पर ही हमने पीआर ले लेनी है
तो उस काम की वजह से मैंने इसको 4th रैंकिंग पर रखा है। 5th रैंकिंग पर आ जाएगा डरलेक्स टॉप सर्विसेज का आईपीओ, 6th रैंकिंग पर आएगा आसान लोन्स का आईपीओ, 7th पे आएगा फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया का आईपीओ। अब ये रैंकिंग डिस्कस करने का मतलब क्या है? अब मेरे पास मान लो कि मेरे पास तो 5 लाख रुपए है, तो मुझे वहां पर किस तरीके से मैनेज करना चाहिए अपना पैसा, तो वहां पर ये रैंकिंग मेरे लिए काम में आने वाली है। अब ये रैंकिंग तो हमने डिस्कस कर ली, बट क्या इसी रैंकिंग कोडिंग हमें वहां पर लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कोडिंग ली है। हो सकता है यहाँ पर लिस्टिंग के वक्त रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाए, या अगर मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है। आई नो कि आज के टाइम पर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट अगर आने वाले टाइम में लाइक की लिस्टिंग के दिन काफी ज्यादा मार्केट का मूड माहौल बिगड़ जाता है कि मार्केट में तो सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा अल्फा बीटा गामा इवेंट हो गया, तो वहां पर हमें लिस्टिंग में भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट का तो हमारे पास ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम शेयर मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर ऐसा रिस्क तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा। अगर हम इतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो हम कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंक्लूडिंग हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर हर बिजनेस में नफा नुकसान तो चलता रहता है। बट प्रॉपरली हमें हमारा रिस्क फैक्टर देखना होता है कि हम कितना नुकसान लेने को कैपेबल हैं अगर वहां पर अल्फा बीटा गामा इवेंट हो जाता है, हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। बाय द वे डिस्कशन बहुत हो चुकी है, साइकोलॉजिकल बेसिस पर मैं आपको समझा चुका हूँ, बट अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पज, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आसान लोन 5, देखो वैल्यूएशन हाई है, सिंपल सी बात है, हमने डिस्कशन की थी आईपीओ रिव्यू वीडियो में। बट इस आईपीओ को मैं स्टडी करूंगा, ऑब्वियसली मेरे पास भी इतना फंड नहीं है, तो मैं स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में ही स्टडी करूंगा। वहां पर भी बीइंग एन अग्रेसिव होकर जहां पर मेरा डिसीजन होने वाला है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ। अगर हमारे पास फंड की कमी होती है तो हम रिटेल कैटेगरी में भी अगर स्टडी करते हैं, तब भी वहां पर बीइंग एन अग्रेसिव होकर ही हमें वहां पर स्टडी करना पड़ेगा इस आईपीओ को, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूएशन इसमें ज्यादा है और कंपनी का साइज काफी छोटा है। बट इस आईपीओ का जो मुझे सबसे प्लस पॉइंट देखने को मिला था वो था इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। बाय द वे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ डी पाइपिंग की, तो मैं इसे बीइंग एन अग्रेसिव होकर नहीं, बीइंग एन स्लाइटली अग्रेसिव होकर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में स्टडी करूंगा, क्योंकि फंड्स की कमी होगी। अगर मेरे पास अच्छा खासा फंड होता तो मैं इसे बिग एचएनआई कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करता। अगर मैं इसे रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करता तो मैं वहां पर डिफेंसिव होकर इस आईपीओ को इजीली स्टडी करने की कोशिश करता। ये था मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन। आई होप कि यहाँ पर मेरा पर्सनल डिसीजन को आप अपना डिसीजन नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ अपने रिस्क फैक्टर और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हुए अपना डिसीजन खुद बनाएंगे। और आप लोगों का क्या डिसीजन है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रही बात जीईएम इन्वायरो आईपीओ की, मैं इसे अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। ऑब्वियसली रिटेल कैटेगरी में ही करूंगा, क्योंकि अब इतने सारे आईपीओ अप्लाई करने जाए तो ऐसा हो कि मैं सिर्फ एक ही आईपीओ अप्लाई करता, तो वहां पर मैं एचएनई कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेकर, क्योंकि जहां पर एसएमई आईपीओ की जो एचएनई कैटेगरी होती है वहां पर हमारे पास होता है प्रोपोर्शनेट का कोटा। मतलब कि जितने ज्यादा हम आईपीओ अप्लाई करेंगे एचएनई कैटेगरी में, जितनी बड़ी एप्लीकेशन लगाएंगे, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, वहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा रहती है। हालांकि मेन लाइन आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है। वहां पर हमारे पास अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो 2 लाख स्मॉल एचएनआई में, और बिग एचएनआई में 10 लाख से हल्की सी ज्यादा, उससे ज्यादा लगाने का कोई फायदा नहीं होता एक अकाउंट से। अब अगर मैं बात करता हूँ डुरलेक्स आईपीओ की, तो वहां पर अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 200x और क्वालिफाइड की कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब मैं वहां पर जाकर इस आईपीओ को भी स्टडी करूंगा अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट जितने भी हमारे एसएमई आईपीओ होने वाले हैं वो सारे के सारे अग्रेसिव होकर ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि वहां पर एसएमई आईपीओ में हम कभी भी डिफेंसिव होकर कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं करते। रही बात फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया की, इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सारा फंड नहीं है कि मैं इसे भी यूज कर लूँ। बट अगर मेरे पास इतना सारा फंड होता और मुझे एचएनआई की कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 300x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता। 300 इन द सेंस इसलिए क्योंकि वहां पर इस आईपीओ का साइज थोड़ा सा छोटा होने वाला है, ओनली 13 करोड़ के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं वहां पर जाकर इसे बीइंग एन अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करता, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ये आईपीओ होने वाले हैं, जब हमने डिटेल में स्टडी किया इन सभी आईपीओ में हमें कोई भी ऐसे पॉइंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं कि जहां पर हम फ्री फंड में बिना टेंशन फ्री होकर कर दे, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे मार्केट का मूड मोल इतना अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से हमें
अच्छे अच्छे जीएमपी भी देखने को मिल रहे हैं और कंपनीज अपनी वैल्यूएशन भी हैवी लेके आ रही हैं। और वहां पर हमें हर आईपीओ में कोई ना कोई मेजर दिक्कतें देखने को मिल रही है। कुछ एक दो आईपीओ हैं जहां पर हमें इतनी मेजर दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि जितने भी ये आईपीओ आए हैं ना, दिल में हाथ रख के अगर बोलूं तो मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ जैसे कि पुराने आईपीओ आ रहे थे, कि अच्छे आईपीओ थे। देखो वैल्यूएशन जैसी मर्जी हो, वैल्यूएशन से मुझे मतलब नहीं है, कंपनी जो डिमांड कर रही है वो उसकी मर्जी है, बट कंपनी के अंदर फाइनेंशियल भी अच्छे हो, फंडामेंटली भी अच्छी हो। तो यहाँ पर किसी में फाइनेंशियल में दिक्कत है, किसी के फंडामेंटल में दिक्कत है, किसी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में दिक्कत है, तो ऐसी प्रॉब्लम हमें ऑलमोस्ट हर आइटम में देखने को मिली है। बट कोई भी आपको डिसीजन बनाना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बाकी जो 24 को क्लोज होंगे उन्हें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो वहां पर सबसे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हमारी कल के दिन भी यही बात हुई कि 23,420 का लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। मार्केट खुलती है, हमारे लेवल के पास आती है और वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला और हमारा काम हो चुका था। फिर से हमें हमारे लेवल के अकॉर्डिंग एक ही ट्रेड देखने को मिली, इट्स मोर देन ओके। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो लेवल्स अभी भी सेम रहने वाले हैं। ऊपर की साइड का लेवल जो हमारे पास होगा 23,650 के पास का होने वाला है। नीचे की साइड जो 23,400 से 420 का लेवल है, ये अब वीक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम से सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको नीचे की साइड काटता है और वहां पर सस्टेन किया तो हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। बट नीचे की साइड मेजर लेवल, मेजर सपोर्ट जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा 23,300 का, जिसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट हमारे रिवर्स में जाती है तो एक बड़े लॉस होने से हम वहां पर बच जाते हैं। तो ऐसे में अगर मार्केट हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हमें भी मार्केट की उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करके उस स्टॉप लॉस को सेट करना चाहिए। बाय द वे मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, और आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो या जो मर्जी ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। हमने सिर्फ चीजों को जहां पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।